हेलो। यस, मैम। कौन बोला? मैम मैं बोल रहा था कि ये सेक्शन 2 की जो मैम वो सब है, हम्म। तो मैम थोड़ा सा एक बार। ओके, उसमें कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन सब सेक्शन जो समझ नहीं आया अजय, वो बताइए मुझे। एक ये डिग्री है, एंड मैम ये 2, एंड मैम ये 10, एंड मैम ये 15। अच्छा, मतलब लगभग सभी नहीं आए हैं ऐसा। एक मिनट, लीडर लीडर एक मिनट, और एक जजमेंट शेयर करती हूँ, डेबिटर, देन उस पर एंड आप मैम मुझे डिग्री। बताइए। एक मिनट, हाँ। ओके। देखिए, इसमें क्या है, डिक्री तो अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि कल डिक्री का ही लेक्चर है। डिक्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, इन तीनों को पढ़कर इनका डिफरेंसेस भी मैं आपको क्लियर करूंगी। अब इसके अलावा बताइए आप मुझे। प्लीडर, आपने बोला प्लीडर है ना? तो प्लीडर कौन होगा? जिसके पास डिग्री हो। डिग्री मींस कि मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं ये चाहूं कि भाई जिसके पास डिग्री नहीं है वो यहाँ पर प्लीड नहीं कर सकता। आप अगर जूनियर हैं, आप इस प्रोसेस में हैं कि हाँ आप लोग डिग्री लेने वाले हैं, उस दौरान एज ए जूनियर आप कोर्ट में जाकर अपीयर हो सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग देख सकते हैं। पर आप क्या, आपको राइट है एविडेंस कराने का? नहीं। आपको राइट है कोई ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट पेश करने का? नहीं। आप डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लीडर के लिए इसलिए बोला गया है कि अगर हम ये बोले कि भाई प्लीडर ही वहां पर अपीयर नहीं होगा तो इस तरह तो कोई भी आम पब्लिक हो जाए, है ना? तो यहाँ प्लीडर को मेंशन करना इसलिए जरूरी था। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो यहाँ प्लीडर को इसलिए डिफाइन किया गया है कि प्लीडर वो होता है जिसे कि इस तरह के प्लीडिंग करने का राइट है। और हमारे यहाँ प्लीडिंग करने का राइट किसको है? अधिवक्ता। अधिवक्ता मीन्स जब आपकी डिग्री आ जाएगी, उसके बाद जब आपका सनद आ जाएगा, तब आप एलिजिबल होंगे कि आपको, मान लीजिए आपके पास आज कोई, आज की डेट में आप सभी लोग एलएलबी कर रहे हैं ना, आज के डेट में कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि उससे आप उसका कोई सिविल सूट आपके थ्रू फाइल करवाना है, तो क्या आप एलिजिबल हैं उस चीज को करने के लिए? आज की डेट में आपको डेफिनेटली किसी दूसरे लॉयर के नो पास मैम। जाना पड़ेगा जिसके पास ये डिग्री है और जो एलिजिबल है उस सूट को फाइल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं अगर ये बोलूं कि मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है तो यहाँ मुझे प्लीड करने का राइट होना चाहिए। तो क्यों इस तरह के राइट्स नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कानून की ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे कानून के बारे में नहीं पता है, मुझे प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है, मुझे कोर्ट में चलने वाली उस प्रक्रिया के बारे में नॉलेज नहीं है जो कि वहां पर एक चलाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर प्लीडर को मेंशन किया गया है कि किसी भी सिविल सूट को फाइल करने के लिए जो एलिजिबल अधिवक्ता होगा, प्लीडर होगा, उसे ही यहाँ राइट दिया गया है। और प्लीडर कौन होगा? जिसे कि यहाँ सेक्शन में उन्होंने डिफाइन कर दिया गया है, कोई भी अधिवक्ता, वकील या उच्च न्यायालय का अटॉर्नी इसमें आता है। क्लियर? जिसे कि ये हक है कि वो यहाँ पर एज ए प्लीडर अपीयर हो सके। आज की डेट में आप लोग ऐसे प्लीडर अपीयर नहीं हो सकते, बट अगर मुझे जाना है तो मैं प्लीड भी करूंगी, मैं केस भी फाइल करूंगी, मैं एविडेंस भी करवा सकती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट भी करवा सकती हूँ, है ना? तो यहाँ प्लीडर क्लियर हुआ अजय? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा आज तो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा क्योंकि फोन से कनेक्ट किया है, मैं घर पर हूँ, इसलिए थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू हो सकता है। हम होगा तो और रिपीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। इसके अलावा और बताइए आपको कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम था? ओके। प्लीडर के गवर्नमेंट अलावा? लीडर होता है ना, मतलब जैसे आपने अधिवक्ता बताया। मैम अधिवक्ता, आपको लीडर। यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्लीडर वो होगा जो या तो अधिवक्ता है, वकील है, या उच्च न्यायालय का अटॉर्नी है, या जो भी जिसे की प्लीडिंग करने के राइट है। प्लीडिंग करने के राइट उसी को होंगे जिसके पास डिग्री है। जिसके पास डिग्री नहीं है उसे प्लीड करने का राइट नहीं है। सिंपल है। हमारे यहाँ लॉ की डिग्री क्यों दी जाती है? इसीलिए। कौन एलिजिबल है? बैंड कब लगाया जा सकता है सभी को पता होगा। आज के डेट में आप लोग बैंड पहन सकते हैं क्या? वो जो व्हाइट वाला बैंड पहना जाता है गले में,
आप लोगों को राइट आज की डेट में नहीं है, किस दिन होगा, जिस दिन आपकी सनद आ जाएगी, इवन प्रोविजनल भी आ जाएगी तो आपको राइट रहेगा, बट उसके पहले आपको काला कोट पहन लेना, इट्स ओके फाइन, काला कोट पहन के आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, बीइंग जूनियर आप प्रैक्टिस भी कर सकते का माइक खुला हुआ है भाई, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, म्यूट कर लीजिए। क्लियर, लीडर क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैम एक बार शेयरिंग कॉर्पोरेशन भी आप समझा दीजिए। सॉरी, शेयर इन कॉर्पोरेशन, शेयर इन कॉर्पोरेशन, देखिए शेयर इन कॉर्पोरेशन क्या है, जैसे कि आपके जो शेयर्स होते हैं उसको यहाँ पर उन्होंने शामिल किया है कि यहाँ पर शेयर किसी भी निगम में आपके अंश हैं, अगर किसी कॉर्पोरेशन में शेयर्स हैं तो उसे यहाँ पर उन्होंने किस में लिया है, स्टॉक में, डिबेंचर स्टॉक और डिबेंचर में, या किसी भी तरह के सिक्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं उस पे इन्होंने यहाँ पर इन चीजों को इंक्लूड किया है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, ये सारे जैसे कोई फर्म है, उस फर्म से रिलेटेड कोई सिविल सूट फाइल किया गया है, तो यहाँ पर शेयर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर कौन कौन चीजों को हम शेयर्स में समझेंगे, स्टॉक को, डिबेंचर को, इवन कोई सिक्योरिटी बॉन्ड को भी। तो अगर यहाँ मेंशन किया गया है तो इस बिहाफ पर इन चीजों को जब आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसे किस में लेंगे आप, शेयर इन कॉर्पोरेशन में लेंगे। मींस यहाँ पर जो आपके शेयर हैं, जो निगम अंश हैं, उनमें उनके अंतर्गत डिबेंचर भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड भी आएगा। तो यहाँ जब हम केस फाइल करते हैं, ये और भी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जैसे जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स के साथ चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। सिविल सूट जब फाइल किया जाता है तो हम लोग जनरली सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब निकालते हैं, ऐसा नहीं है, रिकवरी हुआ, कंपनीज लॉ के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं उसके लिए हुआ। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शेयर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें इन्होंने यहाँ बता दिया है कि स्टॉक, डिबेंचर और आपके सिक्योरिटी बॉन्ड, है ना। अब इसमें डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, इन तीनों के लिए तो हम अलग से एक लेक्चर होगा क्योंकि ये फुल लेंथ का इस पर क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और बताइए इसमें सेक्शन 2 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए डिक्री होल्डर कौन होता है, जिसके फेवर में डिक्री हुआ है। डिस्ट्रिक्ट का डेफिनेशन इसलिए क्लियर किया गया है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन के कारण, यहाँ जिले को उन्होंने क्लियर डिफाइन किया है कि जिसमें जो सिविल कोड है आपका, सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन आता है वो उस डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इसको ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया है। हेलो, ठीक है, फॉरेन जजमेंट क्लियर है। गवर्नमेंट लीडर कौन होगा, जो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे अपॉइंट किया हुआ है। जज, यहाँ जज से मतलब सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के जज से है। जजमेंट डेप्टर, जिसके की अगेंस्ट में डिक्री की गई है, जिसे कि यहाँ जो भी जजमेंट दिया गया है उसके बदले में जो भी डिसाइडेड है वो पे करना है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, है ना। तो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आफ्टर डेथ, अगर प्लांटिफ की डेथ हो चुकी है और डिक्री उसके फेवर में है, तो यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट है कि वो उस डिक्री के बिहाफ पर खुद को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा सकें। ठीक, मीन प्रॉफिट जहां पर कि कोई ऐसा बंदा है जिसने कि इलीगल पोजीशन लिया हुआ है किसी प्रॉपर्टी पर, उस इलीगल पोजीशन के दौरान उसने अगर कोई इस तरह का बेनिफिट अर्न किया है जो कि या तो किया है या कर सकता है, उस कंडीशन में जो प्रॉफिट वो गेन करता है तो यहाँ वो मीन प्रॉफिट में आता है। और इस मीन प्रॉफिट के लिए जब प्लांटिफ है वो अगर सिविल सूट फाइल करता है तो वो यहाँ विद इंटरेस्ट इस मीन प्रॉफिट को मेंशन कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप भी आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं ये डिफाइन की जाए, और बहुत डिटेल में आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी इसको पढ़ने को मिलेगा। ऑर्डर, लीडर, प्रिस्क्राइब, जो कि ऑलरेडी इसमें बता दिया गया है। पब्लिक ऑफिसर में सिविल कोड से जुड़े हुए लोग, कई सारे उसमें अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है सब रूल्स के साथ, सब सेक्शंस के साथ। रूल्स, शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड साइन। साइन में यहाँ पर क्लियर है कि जो स्टाम्प होता है
उसको भी यहाँ इस कैटेगरी में लिया, मतलब किसी के नाम का स्टैम्प भी है तो वो साइन की कैटेगरी में आता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है अभी भी इसमें? मैम ये पब्लिक ऑफिसर थोड़ा सा बता देंगे क्या? पब्लिक ऑफिसर, देखिए पब्लिक ऑफिसर का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सभी को बोला था कि कोई सभी लोग पढ़ कर आइए। इसमें क्या है, पब्लिक ऑफिसर मतलब लोक अधिकारी। अब लोक अधिकारी में कौन कौन इसमें शामिल है, तो देखिए हमें भी पता है कि लोक अधिकारी कौन होता है। अगर मैं बोलूं कि आप में से, हम में से यहाँ कोई भी लोक अधिकारी है क्या? है क्या? नो मैम। नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन चीजें उन्होंने शामिल की है, एक ही लाइन में से याद रखो, इतना डिटेल में तो पूछा भी नहीं जाता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सिंपल। क्या हम में से कोई भी ऐसा है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है? मींस पब्लिक लोक ऑफिसर, यहाँ लोक का मतलब ही पब्लिक से होता है ना। तो पब्लिक ऑफिसर मतलब पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने जिसे अपॉइंट किया है। तो कौन हो सकता है? हर न्यायाधीश, एवरी जज, एवरी मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी लोग होंगे वो, इवन आपकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री के तीनों मिलिट्री के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे, इवन कोर्ट में काम करने वाला कोई भी ऐसा अधिकारी, जैसे मैं बोलूं लीगल एड ऑफिसर, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, हमारे जिले में एक लीगल एड सेल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर एक लीगल एड ऑफिसर होता है। उस लीगल एड ऑफिसर की जो रैंक होती है वो क्या होती है? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जितनी, है ना, सेकंड क्लास जज जितनी होती है। तो वो भी यहाँ पर कौन होगा? पब्लिक ऑफिसर होगा। तो इस तरह इन्होंने डिटेल में बताया है। फिर कौन हो सकता है? जिसे कि किसी को कन्फाइनमेंट में रखने का राइट है, तो किसे होगा? जेलर को होगा। हम लोगों को है, हम किसी को रोक कर रख सकते हैं क्या? कन्फाइनमेंट पढ़ा था नो मैडम। आईपीसी में, तो कन्फाइनमेंट में रखने का किसे राइट है? उसे ही होगा जिसे कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। मींस कौन होंगे? पुलिस वाले होंगे, जेलर होंगे, उन्हीं को अधिकार है यहाँ पर, है ना। फिर इवन जजेस भी अगर किसी तरह का इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो जजेस होंगे। तो यहाँ हर एक चीज उन्होंने डिफाइन कर दी कि कौन कौन पब्लिक ऑफिसर में आता है। फिर इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट का हर वो ऑफिसर जिसे अगर किसी तरह का क्राइम हुआ है और उस क्राइम के बारे में अगर कोई जानकारी मिली है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके लिए प्रॉपर, आप ये सेक्शन पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो समझने जैसा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, अब जैसे कि एक और चीज इसमें है, मैंने बोला कि अपराधों का जो प्रिवेंशन करे, तो कौन होगा क्राइम का प्रिवेंशन करने वाला? अभी सीआरपीसी पढ़ ही रहे हैं, उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि क्या प्राइवेट व्यक्ति को किसी को अरेस्ट करने का राइट है? तो हाँ है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। क्या नॉर्मली हम लोगों को ये राइट होता है कि हम किसी को अरेस्ट कर लें? नो। इसके लिए कौन होगा? गवर्नमेंट होगी, सॉरी पुलिस होगी। और पुलिस भी कब? जब उसके पास वारंट होगा, है ना। आप ऐसे बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर मतलब जो कि पुलिस है, सॉरी सबसे पहले जो कि कोई भी जज है, इवन कोई भी आईएएस ऑफिसर हुए, इवन कोई सेना में जो हमारे हैं गजेटेड ऑफिसर, वो सारे, जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो, इवन जिसे किसी को कन्फाइनमेंट में रखने का राइट है वो, ई पढ़ाया है मैंने अभी। फिर एफ में वो जिसे कि किसी भी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का राइट हो, उसका प्रिवेंशन करने का राइट हो। देन जी में जैसे कि अभी मैं आपको जैसे किसी संपत्ति की कुर्की, समझते हैं ना? गंगाराम मंडलोई अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट डिक्री कोई जजमेंट एक्टर है ना, ऐसे ही समझिए, तो आपको इन चीजों पे भी थोड़ा सा वो समझ में आएगा। मैं डिक्री होल्डर हूं और बी नाम का पर्सन जजमेंट एक्टर है, मींस उसके खिलाफ डिक्री पास हुई है और मैं यहाँ पर डिक्री होल्डर हूँ। मैंने एग्जीक्यूशन का सूट लगाया है, सामने वाला रिकवरी का सूट था, मुझे पैसे देने को रेडी नहीं है ना। उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन का सूट फाइल किया, एग्जीक्यूशन लगाया, एग्जीक्यूशन में समन्स हुआ, जो डिपेंडेंट है अपीयर नहीं हुआ, कई बार उसे बुलाया गया, नहीं हुआ। देन सबसे लास्ट में कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाए, है ना, और उसको बेचकर या उसको नीलाम करके मुझे जो अमाउंट है वो दिया जाए। तो यहाँ पर ये सब करने का राइट किसको होगा? किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार क्या हम में से किसी को है?
नहीं, मीन्स उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर अपॉइंट किए गए हैं ऑफिसर्स। उन्हें ही राइट है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को, जब किसी की प्रॉपर्टी को सील किया जाता है तो कोर्ट अपने यहाँ से कुछ लोगों को भेजता है, इवन पुलिस भी वहां होता है, और बैलिफ होते हैं। आप लोगों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैलिफ वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा। वहां कोर्ट से बैलिफ भेजे जाते हैं। साथ में अगर ऐसा लगता है कि किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है तो वहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। अगर कोई फीमेल की प्रॉपर्टी है तो वहां पर लेडी कांस्टेबल को भेजा जाएगा। तो ये सब के लिए भी किसको, सबसेक्शन 17 का सबसेक्शन जी, सभी लोग देखना अगर किसी की भी पास बैरक है तो यहाँ पर इस तरह का जो भी है, इवन कोई रेवेन्यू से रिलेटेड कोई ऑर्डर है, इवन कोई प्रॉपर्टी या पैक्यूनरी इस तरह का कोई ऑर्डर है, उसके ऊपर जब उसे एप्लीकेबल किया जाता है तो उससे रिलेटेड यहाँ ऑफिसर्स होते हैं और उन्हें ही राइट होता है ये सारी चीजें करने का। तो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इन सारी प्रोसेस के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया है वही लोग पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे। क्लियर? सबसे लास्ट वाला आप देखिए, सभी को क्लियर हो जाएगा। एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fee or commission for the performance of any public duty. Clear? किसी को डाउट है अब इसमें? नो मैम। गुड। और कुछ इसमें सेक्शन 2 में? चलिए नेक्स्ट सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका एक नया चैप्टर से स्टार्ट होता है। चैप्टर 3, इसमें सभी लोग जो लोग सिनॉप्सिस बना रहे हैं, और आई रिक्वेस्ट कि सभी लोगों को बनाना चाहिए। इट्स नॉट इजी। सेक्शन 2 मैंने 2 बार बताया, उसके बावजूद आप कई बार कंफ्यूज हुए हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सीपीसी लेंदी जाएगा। अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो शायद आपको याद रहे, है ना? तो प्लीज थोड़ा सा सिनॉप्सिस भी बनाते जाइए। इवन सेक्शन की हेडिंग और ये चीजें लिखने की कोशिश करिए, तो इन वर्ड से जब आप फैमिलियर होंगे तब जाकर आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चैप्टर 3 है, 3 से लेकर चैप्टर 3 में सेक्शन 3 से 8 तक है, और ये हमें बताता है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय की अधीनस्थता एवं संहिता की प्रयोज्यता के बारे में सामान्य उपबंध। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि बैरक लेकर बैठे, साथ में अपनी बुक भी लेकर बैठे। जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते हैं उनको अलग से लिखना शुरू करिए। इंग्लिश से ज्यादा सीपीसी हिंदी में टफ है। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि सीपीसी इंग्लिश में इतना टफ नहीं है जितना हिंदी में है। तो जो शब्द समझ में नहीं आते हैं उनको अलग से, जैसे हम लिखते हैं ना, अलग अलग कठिन शब्द लिखते हैं, उनको लिखना शुरू करिए आप। तो उनको जब लिखेंगे और साइड में उसका मीनिंग लिखते जाइए। नहीं समझता है तो किसी दिन मुझसे अलग से, जब बहुत सारा आपका हो जाए इकट्ठे वर्ड्स, तो आप अलग से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए फिर से सुन लीजिए। न्यायालयों की अधीनस्थता एवं संहिता की प्रयोज्यता के बारे में सामान्य उपबंध। क्योंकि आप जब बुक लेकर बैठेंगे तब मैं नहीं रहूंगी ना पूरे टाइम, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, अधीनस्थता क्या होती है, प्रयोज्यता क्या होती है। ठीक है? तो यहाँ सेक्शन 3 to 8 हमें कोर्ट के सबऑर्डिनेशन के बारे में बताता है और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। मतलब कल हमने जो ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था उसको जब आप यहाँ कोरिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा कि ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है या क्षेत्राधिकार क्या होता है। इसमें सेक्शन 3 है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। देखिए सबऑर्डिनेशन में बहुत क्लियर है कि कोर्ट, कौन कौन सी कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है। तो मेरे ख्याल से सभी को बहुत क्लियर है यहाँ पर ये चीज, तो कि हमारे यहाँ एक सीक्वेंस है कोर्ट का। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, हायर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ भी कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। क्लियर? पर्टिकुलर अगर इस कोर्ट की हम बात करें तो कौन कौन से? जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके ऑर्डिनेशन में है, किसका सबऑर्डिनेट है? मैम सेशन कोर्ट्स वगैरह। राज्य जिला, अब उसको हम सेशन नहीं बोलेंगे यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। सेशन आप सीआरपीसी पढ़े तब बोलना। जिला न्यायालय मतलब व्यवहार न्यायालय की बात कर रहे हैं हम, है ना? आप जब सेशन की बात करेंगे तो आप सेशन की बात करेंगे सीआरपीसी में।
क्लियर? यहाँ ये Okay, डिफरेंस ma'am. भी है, इसे भी ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला था मजिस्ट्रेट अगर आप बोलेंगे तो सुनीता मैम की क्लास में बोलेंगे, और जज की अगर बात करेंगे Yes. तो सीपीसी की क्लास में करेंगे। इतना ध्यान रखना Okay, शुरू ma'am. कर दीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ Okay, यही तो चीजें हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे देन ऑटोमेटिकली आपको जो डिफरेंसेस है कि सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि नहीं, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ सिविल केस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सिविल केस के बारे में बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हम जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स न्यायालय और न्यायाधीश। न्यायालय भी कौन सा? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में कौन होते हैं? डीजे होते हैं, जिला जज होते हैं और एडीजे होते हैं। और उसके बाद एक सीक्वेंस चलता है, व्यवहार न्यायाधीश 1, व्यवहार न्यायाधीश 2, इस तरह से। तो व्यवहार न्यायाधीश बोला जाता है ना? तो यहाँ अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो किसके साथ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेटेड टू हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ द ग्रेड inferior to that a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court। यहाँ पर जितने भी small causes court होते हैं जो कि सेक्शन 7 में और 8 में बताए गए हैं, अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो सारे किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? हाई कोर्ट के होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक केस लिखा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसूर पेपर मिल्स 2004 का एक केस है। अब देखिए, अभी मैंने बात की कोर्ट की, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, है ना? ट्रिब्यूनल्स अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के कुछ मैटर्स, अगर कोई पर्टिकुलर मैटर है तो वो सिविल कोर्ट में आ सकता है, पर सिविल कोर्ट का कोई भी मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल्स में नहीं चलाया जा सकता। मतलब हम यहाँ शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि सारे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो उनके जो मैटर्स हैं वो यहाँ सिविल कोर्ट में चलाए जा सकते हैं, बट सिविल कोर्ट के जो मैटर्स हैं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में नहीं चलाए जा सकते। यहाँ पर हम दोनों को ये नहीं बोलेंगे कि दोनों एक ही हैं, दोनों ये चीजें अलग अलग हैं। चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर ट्रिब्यूनल है तो वो ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट का सबऑर्डिनेट माना जाएगा, न कि उससे हायर। मीन्स यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स भी जितने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हुआ, कोई भी ट्रिब्यूनल हुआ, यहाँ सारे किस में आएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आएंगे। क्लियर? बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स कभी भी हायर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। गंगाराम जी अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सॉरी मैम, वो गंगाराम जी को बोल रहा था ऑडियो म्यूट करने का। मैम गंगाराम जी अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ऑडियो खुला है थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सेक्शन 3 समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, और इसके अलावा जितने भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। यहाँ अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स के लिए यहाँ एक केस भी मैंने मेंशन किया है। ट्रिब्यूनल्स अगर हैं तो वो सिविल कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, उनसे हायर नहीं होंगे, है ना? फिर है आपका सेक्शन 4 सेविंग्स, व्यावृत्ति। ये शब्द हिंदी वाले सभी लिखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे अलग से, व्यावृत्ति, क्योंकि ये कई सारे अलग अलग एक्ट में सेविंग्स वाला पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है। सेविंग्स वो होती हैं कि कहाँ हम ये क्लियर करते हैं कि कहाँ ये पर्टिकुलर कोड एप्लीकेबल होगा और कहाँ नहीं होगा। कल मैंने एक चीज आप लोगों को क्लियर किया था, जो रिस्ट्रिक्शन जब हमने पढ़ा था कि स्पेशल लॉज अगर हैं तो स्पेशल लॉज की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल लॉज में क्या रूल है कि सीपीसी अगर है, कोड ये यहाँ है, और अगर स्पेशल लॉ साइलेंट नहीं है तो वहां पर सीपीसी को साइलेंट होना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जहां पर किसी भी चीज को लेकर स्पेशल लॉज बनाए गए हैं वहां पर सीपीसी को साइलेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीपीसी के रूल्स स्पेशल लॉज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कल जब हमने ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था मैंने ये क्लियर कहा था आपको, ठीक। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर स्पेशल लॉज साइलेंट है और जहां इस तरह की कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि स्पेशल लॉज किसी भी तरह से बहुत एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, साइलेंट मोड में है, जहां पर उसका
इंटरप्रिटेशन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है, वहां पर सीपीसी के रूल्स एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट करूं ये चीज। Yes, ma'am. एक Yes, बार। ma'am. यस, Yes. देखिए स्पेशल लॉज सेविंग्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमारी ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि समवेयर जहां पर स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज हैं वो साइलेंट नहीं है। साइलेंट नहीं है मतलब जहां पर कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि हमारे यहाँ पर लैंड रेवेन्यू के लिए हमारा एमपी का कोई एक्ट है, ठीक। अब अगर वो साइलेंट नहीं है, वो हर जगह साइलेंट इन द सेंस कि वो एक्टिव है और बहुत सी जगह एप्लीकेबल है और उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे एमपी का रेवेन्यू एक्ट है तो हम रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि सीपीसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पर जहां इस तरह का ओवरलेप हो जाता है या जहां पर इस तरह के एक्ट की जरूरत नहीं है, जहां पर इस तरह के लॉज नहीं है या है तो वो एक्टिव नहीं है, वहां पर हम सीपीसी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ सेवेंथ में दो सेक्शन है, 4 के 1 और 2। 1 ये क्लियर करता है कि पहली चीज तो कि स्पेशल लॉज अगर हैं तो वहां सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड ये क्लियर करता है कि जहां पर स्पेशल लॉज साइलेंट है, एक्टिव नहीं है, वहां अगर जरूरत होती है तो सीपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। पर सीपीसी के प्रोविजंस किसी भी पर्सन के राइट्स को लिमिटेड नहीं करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी लैंड होल्डर से रिलेटेड हो। किसी भी पर्सन के राइट्स को सीपीसी कम नहीं करता है, ठीक है। वहां चाहे स्पेशल लॉज हो या नहीं हो, सीपीसी जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को ये क्लियर कहा था कि सीपीसी हमें राइट्स नहीं देता है, ये सिर्फ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। राइट्स देने वाले कौन है? टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे मौलिक विधियां हैं। मौलिक विधियां हमें अधिकार देती हैं, बट सीपीसी कौन सा है? प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। तो इसलिए ये हमारे इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए सीपीसी में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं है कि वो किसी भी पर्सन के राइट्स को कम करे। अगर स्पेशल लॉज नहीं है, कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, पर यहाँ सीपीसी किसी भी पर्सन या किसी सब्जेक्ट मैटर कौन सा? रेवेन्यू हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है या कोई और हो सकता है, वहां किसी के राइट्स को कम नहीं करेगा। तो ये आपका सेक्शन 4 बोलता है। सेक्शन 4 का फर्स्ट है स्पेशल लॉज एप्लीकेबल होंगे बजाय सीपीसी के, और जहां स्पेशल लॉज बहुत एक्टिव नहीं है वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल हो सकता है, बट सम लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशन इन द सेंस कि सीपीसी को ये राइट नहीं है कि वो किसी पर्सन के राइट्स को कंट्रोल करे। क्लियर? अभी क्लियर है? यस मैम। ओके। सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। रेवेन्यू कोड से मतलब है यहाँ पर सभी को शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो अच्छे से सुन लीजिए। रेवेन्यू कोड्स में आती है हमारे कलेक्टरेट। कलेक्टरेट में जो मेन होते हैं वहां के, अगर मैं बोलूं कि जज की अगर हम बात करें कि कौन बैठता है वहां, कौन देखता है रेवेन्यू कोड्स में, तो यहाँ जिलाधीश। जिलाधीश को हिंदी में क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज मैम। कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जिलाधीश। ओके मैम। तो कलेक्टरेट देखा होगा सभी ने, इंदौर में कलेक्टरेट है और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले हैं राजस्व न्यायालयों में किए जाते हैं। और राजस्व न्यायालयों के लिए ये बोला जाता है कि राजस्व न्यायालय वही अधिकार रखते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स वही राइट्स रखते हैं जो कि सिविल न्यायालय रखते हैं या सिविल कोर्ट्स रखते हैं। क्योंकि जब यहाँ से अपील होता है किसी भी मैटर का, तो वो इनकी जब लिमिटेशन मींस कलेक्टर का जब लिमिटेशन खत्म हो जाता है या राइट्स खत्म हो जाते हैं, उस पार्ट पर जब इस तरह की जो भी अपील लगाई जाती है वो कहाँ आती है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये बोला जाएगा कि सीपीसी में अगर हम बोलते हैं कि क्या रेवेन्यू कोर्ट को कहीं मेंशन किया गया है, तो यस, सेक्शन 5 में यहाँ रेवेन्यू कोर्ट को मेंशन किया गया है। रेवेन्यू कोर्ट को उसी तरह के राइट्स हैं जिस तरह के राइट्स सिविल कोर्ट को होते हैं। सिविल कोर्ट की तरह ही प्रोसीजर चलाया जाता है, अलग अलग जज वहां पर बैठते हैं, वो रेवेन्यू से रिलेटेड सारे केस लॉज देखते हैं। इवन मैंने पहले भी कहा है, एकोमोडेशन से भी रिलेटेड जो केस लॉज होते हैं वो पहले कलेक्टरेट में चलाए जाते हैं। एसडीएम आप सभी ने सुना होगा,
एक्सक्यूज सुना मी है मैम, सभी ने एसडीएम के नाम सुना होगा। कलेक्ट्रेट में अब जब हम जाते हैं तो वहां पर भी अलग अलग हाँ कोर्ट मैडम, बने, यस। अलग अलग कोर्ट रूम में हमारे ये जितने भी जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड राजस्व लगाया जाता है। अभी आप बोलो आपको संपत्ति कर भरना है, आप कहाँ जाओगे? कलेक्ट्रेट में जाओगे, आपका पेंडिंग होने दो, आपके ऊपर केस लगाया जाएगा। केस लगाया जाएगा तो कहाँ लगाया जाएगा? वहीं लगाया जाएगा। अगर आप बहुत सालों तक नहीं देते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ, जो भी रेंट से रिलेटेड हुए, इन सारे जो भी लैंड है जिसको हम यूज करते हैं, एक है ना टीपी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि पूरी जो भूमि है, मतलब जो लैंड है हमारा, वो किसका है? तो सबसे पहले वो किसका है? सरकार का है, उसके बाद वो हमारा है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए पे करते हैं ना। यस मैम, तो यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू कोड है, तो रेवेन्यू कोड से मतलब वही होगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लैंड है हमारा, उनसे रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू है या जो भी बेनिफिट गेन किए जाते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सूट्स होंगे, प्रोसीडिंग होगा, उनको लेने का और उसका जुरिस्डिक्शन और उनको यहाँ की लोकल लॉ के अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर करने का राइट है, वो हमारी रेवेन्यू कोड्स है। मैंने फिर से एक चीज इसमें नहीं बोली है, जो किसी ने शायद क्लिक हुआ है या नहीं किया है। लोकल लॉज के अकॉर्डिंग प्रोसीजर सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा, पर रेवेन्यू कोड्स को ये राइट है कि वो उनके लोकल लॉज, तो लोकल लॉज से मतलब मेरा यहाँ पर है कि अगर मैं एमपी की बात करती हूँ तो यहाँ पर एमपी एलआरसी एक एक्ट है, सभी को पता होगा। एमपी एलआरसी मतलब मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ Yes, पर ma'am. एप्लीकेबल होंगे। हाँ, तो यहाँ हर एक स्टेट को कुछ मैटर्स में, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर स्टेट को कुछ मैटर्स में अपने लिए रूल्स बनाने का, राइट्स बनाने का, एक्ट बनाने का राइट है। तो यहाँ जो रेवेन्यू कोड होगा वो एग्रीकल्चर के रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी सूट्स फाइल होंगे उनकी प्रोसीडिंग तो सीपीसी के हिसाब से चलेगी, पर उसमें जो लॉज होंगे वो लोकल लॉज भी अगर हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? मैम अब अगर मान लीजिए सेक्शन 5 में एक केस का नाम लिखिए, इसमें नारायण नगप्पा हेगड़े वर्सेस शंकर। नारायण नगप्पा हेगड़े वर्सेस शंकर। भाई 1 मिनट बचा है, सिर्फ लिख लीजिए फटाफट से इसका नाम। देखिए इसमें क्लियरली बोला गया है, जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे स्टेट में एमपी में एमपी एलआरसी कोड है एमपी एलआरसी एक्ट है। नहीं, अभी यहाँ पर एमपी एलआरसी एक्ट है। अब अगर कहीं पर इस तरह का एक्ट नहीं है तो वहां पर सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मीन्स यहाँ पर सेक्शन 4 जो अभी हमने समझा था उसी को आप इस केस से भी समझ सकते हैं कि यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है सेक्शन 5 में। अभी जैसे मैंने बोला कि भाई रेवेन्यू कोड है तो रेवेन्यू कोड में प्रोसीजर सीपीसी का चलेगा, बट अगर वहां का लोकल लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू से रिलेटेड केस फाइल करेंगे और प्रोसीडिंग चलाएंगे। ठीक, पर अगर यहाँ कोई स्पेशल लॉ नहीं है, जैसे मैंने बोला था कि जहां पर लॉ साइलेंट है, अब यहाँ इस पर्टिकुलर एक्ट में इसी तरह का क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर इस तरह का लॉ नहीं है तो क्या होगा? तो फिर हमारा 4 का सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। कहां पर? जैसे कि सेक्शन 5(1) में बताया गया है, जहां पर नहीं है फिर वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल होगा। सिंपल। तो आई थिंक सेक्शन 3, 4 और 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, कुछ सेकेंड्स बचे हैं। क्लियर? जी मैम, यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? इसको पढ़िए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? कल के लेक्चर Yes, में ma'am. देखिए छुट्टी पर लेक्चर लेने का भी यस मैम, ये है, यस। क्योंकि सीपीसी का बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है, तो जब मुझे टाइम होगा मैं छुट्टी पर भी अगर हूँ तो मैं आपका लेक्चर ले लूंगी। हाँ, अगर बिजी हूँ नहीं ले पाई तो बात अलग है, क्योंकि थोड़ा लेंथी सिलेबस है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, आप लोग पढ़िए, आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आता है वहां आप पूछिए। तो बेनिफिट है इन चीजों को करने का कि मैं लीव पर होकर भी लेक्चर लूँ, ऐसा